2023-24 NCERT बेस्ट अपना एक कंटेंट होने वाला है। सोशल साइंस 8th क्लास के चैप्टर है ये, हमें संसद क्यों चाहिए। तो ये जो बोर्ड क्लासें हैं उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाली हैं, साथ साथ आपके नॉलेज के लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जब संविधान बनाया तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को, अपनी संसदीय व्यवस्था को अपनाया था और ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण की थी। और उससे पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, यानी भारत है वो ब्रिटेन के अधीन ही कार्य कर रहा था, यानी गुलाम था। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उनकी समीक्षा करती है। व्यवस्थापिका ने जिन कानूनों को बनाया, कार्यपालिका ने उन कानूनों को लागू किया, वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं हैं, उनकी समीक्षा का कार्य करती है न्यायपालिका। सबसे पहला काम है कानून बनाना, और कानून बनेगा तो फिर उसको लागू किया जाएगा, लागू होगा, बन भी जाएगा, लागू भी हो जाएगा, तो फिर उसकी समीक्षा होगी। तो सबसे पहला काम है कानून बनाना और यही कार्य संसद करती है। व्यवस्थापिका यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम ही संसद है। संसद क्या है इसका बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट करके बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया हुआ है वहाँ पे, वो अगर आपने देख लिया तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम व्यवस्थापिका, जो कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, व्यवस्थापिका कानून बनाने वाला जो अंग है, उसी के ऊपर, कहने का मतलब पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो, उस पे हम बात करेंगे कि संसद हमें क्यों चाहिए, व्यवस्थापिका हमें क्यों चाहिए। तो संसद विचार विमर्श का सबसे बड़ा मंच है, पूरे देश के प्रतिनिधियों का मंच है। पूरे देश से यहाँ प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और ये देश का सबसे बड़ा दर्पण है। ये कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, देश के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। और संसद के माध्यम से ही पूरे देश की जनता निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती है, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेती है, जो सभी प्रतिनिधियों से बनकर होती है। और कानून बनाना, सरकार को नियंत्रित करना, निर्देशित करना, इस अर्थ में हम कहें कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाते हैं और उसे नियंत्रित भी करते हैं। हमें संसद की आवश्यकता किन कारणों से है, इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट हमने बनाए हैं, सिलेक्टेड पॉइंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देश में कानून बनाने की जो अंतिम शक्ति है वो संसद के पास ही है। देश की संसद के पास मौजूदा जो भी कानून हैं उनमें अगर कहीं दिक्कत है तो उनको ख़त्म करना, पुराने कानून है तो उनको ख़त्म करना और नए कानून बनाना। और उन कानून, अगर किसी कानून में बदलाव की ज़रूरत है तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए संविधान में कानूनों में संशोधन किया जा सकता है। और कानून बनाने की शक्ति और उनमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास आई? संसद के पास। देश में सरकार चलाने वालों पर संसद का किसी न किसी तरह का नियंत्रण होता है और सीधा और पूर्ण नियंत्रण होता है संसद का। जब तक संसद का समर्थन है सरकार निर्णय ले सकती है और देश चला सकती है। देश में संसद द्वारा मंजूरी मिलने पर ही सरकार का जो पैसा है, सरकार पैसे खर्च कर सकती है, क्योंकि जो बजट है उस पर पूरा नियंत्रण संसद का होता है। सरकार के पास जो भी पैसा है उसे संसद नियंत्रित करती है। संसद सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकती है। संसद देश में राष्ट्रीय मुद्दों, सार्वजनिक मुद्दों की या तो बहस करनी हो या उसमें चर्चा करनी हो, तो ये उसका सर्वोच्च मंच है, यानी देश का दर्पण है। संसद में कौन लोग होते हैं? देश के लिए कानून बनाने का और सरकार को नियंत्रित करने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, उसमें लोग कौन होते हैं? तो ये पूरे देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और इसमें संसद के में
ये जो लोग हैं ये शहरी पृष्ठभूमि के भी होते हैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि, दोनों तरह के लोग होते हैं। और इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी होते हैं तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के भी लोग भी होते हैं। इसमें अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक सभी की हिस्सेदारी स्पष्ट दिखाई देती है। 543 सदस्य लोकसभा में होते हैं और 245 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। यानी निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। और दोनों सदनों को मिलाकर, दोनों सदन प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। तो इनमें टोटल 543 और 245 सदस्य होते हैं, जिसमें एससी के जो सदस्य अनुसूचित जाति के वो 84 होते हैं और जो एसटी है उसके सदस्य वर्तमान में 47 हैं। और ये जो संख्या है ये 2026 तक रहने वाली है। 2026 के बाद प्री सीमन होगा, उसके बाद संख्या चेंज होगी, क्योंकि संविधान में संशोधन करके ऐसा निश्चित किया हुआ है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, संसद बनती कैसे, अब देखो, भारत की संसद में राष्ट्रपति होते हैं प्लस 2 सदन होते हैं। एक राज्यों की परिषद जो कि उच्च सदन कहलाता है, राज्यसभा, लोकसभा जो कि निम्न सदन कहलाता है, और ये लोगों का सदन है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन लोकसभा है, जिसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। आपको बता दें कि संसद सदस्यों को सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने सुना होगा जब एमपी के चुनाव होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप कि अब जो ये वीडियो 2023 में बन रहा है तो 2023 में चुनाव होंगे सांसद के या 24 में होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको विधायक कैसे चुने जाते हैं, विधानसभा क्या होती है, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, संसद क्या होती है उसके लिए भी डाला हुआ है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, 2 सदन, ये हमने बात कर ली, लोगों का सदन और राज्यों का सदन। सांसदों का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है सांसदों का चुनाव, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संपूर्ण भारत की जनता द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, वो मत देने का अधिकार रखता है। और उस अधिकार को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बिना किसी भेदभाव के एक वयस्क व्यक्ति को, जिसमें उम्र भारत में पहले 21 थी और फिर 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी उम्र कर दी गई 18 वर्ष, तो वर्तमान में 18 वर्ष है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा चुने जाते हैं। जो पहले यानी सबसे आगे होगा वही व्यक्ति चुन लिया जाएगा, वही व्यक्ति है वो विजय माना जाएगा। ये पद्धति अपना ली गई। भारतीय चुनावी प्रणाली है उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इसको संक्षेप में बोलते हैं FPTP। ये चुनावी पद्धति है, ये बहुत ही सरल है, इसलिए भारत में इसको अपनाया गया। और इसका उपयोग मध्य युग में इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए और भी कई देशों में इसी का प्रयोग होता था। हमने जब संविधान लागू किया तो हमने इसी पद्धति को सरल समझा और देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमने इसी पद्धति को अपना लिया। लोकसभा का चुनाव होने के बाद एक सूची तैयार की जाती है। लोकसभा के MP के जब चुनाव हो जाते हैं तो एक सूची तैयार की जाती है, और उस सूची में जिस राजनीतिक दल में सांसदों की संख्या ज्यादा होती है, जीतकर जो सांसद ज्यादा आते हैं, उसी राजनीतिक दल के सांसद अब जो विजेता सांसद होते हैं वो सरकार बनाते हैं। यानी आपने एक उदाहरण से समझे कि 543 सांसद होते हैं लोकसभा के, और 2 एंग्लो इंडियन नामक की जो सदस्य हैं, अभी वर्तमान में इनकी व्यवस्था है वो हटा दी है संविधान संशोधन करके। इसलिए बहुमत के लिए किसी भी पार्टी के पास 543 में से 272 सदस्यों की संख्या होगी, वो बहुमत वाली सरकार होगी और वही दल सरकार बनाएगा। यदि किसी को 272 सदस्य नहीं मिल पाते तो वो गठबंधन से भी अपने सांसदों की संख्या जोड़ सकते हैं और सरकार के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए अपना गठबंधन बना सकते हैं। तो जो सरकार नहीं बनाएगा वो विपक्ष में बैठेगा, वो सभी दल हैं वो विपक्षी दल कहलाएंगे। जब भिन्न राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है
जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता और लोकसभा में जिसको बहुमत मिल जाता है वो अपना एक नेता चुनते हैं और बहुमत दल के नेता को ही देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ये लोकसभा का नियम होता है। तो आप समझिए, आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि देश का प्रधानमंत्री कैसे बनता है। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री जो प्रमुख कार्य करने वाले होते हैं उनमें से अपने सबसे पहले मंत्रियों का सिलेक्शन करते हैं और फिर उनको विभाग सौंपने का कार्य भी किया जाता है और इनको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा को भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है, वरिष्ठ सदस्यों का सदन कहा जाता है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और ये सदन स्थायी सदन होता है क्योंकि ये भंग नहीं होता। लोकसभा 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल बाद दोबारा नए सिरे से चुनाव करवाए जाते हैं। इसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं जो कि विशेष योग्यता रखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और ये अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योगदान हो उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। और अन्य जो 233 सदस्य हैं ये राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वो स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये ध्यान रखें आप। और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इनकी मुख्य भूमिका लोकसभा जो कानून पारित कर देती है उनकी समीक्षा करना, उनमें कहीं बदलाव की जरूरत है तो उनमें बदलाव करना, ये कार्य इनका है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद दोनों सदनों से पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं तो वो विधेयक है वो क्या बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है, अधिनियम बन जाता है। लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं? तो आपके विचार में ऐसा क्यों है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से हैं क्योंकि ये बड़ा राज्य है और यहाँ की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। सबसे कम किस राज्य से हैं? तो लोकसभा में मणिपुर और त्रिपुरा राज्य से सांसदों की संख्या है वो सबसे कम है क्योंकि ये छोटे राज्य और ये संख्या 2026 तक रहने वाली है। आपको संसद में महिलाओं की संख्या कम क्यों नजर आती है, इसका क्या कारण है? वर्तमान में जब हम 2023 में बात कर रहे हैं और लगभग देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, अभी भी हमें संसद में लगभग 11-12% महिलाएं दिखाई देती हैं। लगभग 78 महिलाएं हैं अभी लोकसभा में, दोनों सदनों अपने संसद में। तो लगभग 11% महिलाएं, 100 में से 11% महिलाएं। इसका इतनी कम संख्या होने का क्या कारण आपको नजर आता है? तो संसद में महिलाओं की कम संख्या का कारण है कि जो महिलाओं को संसद से जोड़ने में महिलाओं की योग्यता को कम आंका जाता है कि वो उनकी योग्यता कम है, वो सांसद नहीं बन सकती, वो संसद से नहीं जुड़ सकती, संसद जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकती। तो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को पुरुषों से कमजोर माना जाता है और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं समझा जाता। तो ये भी समझा जाता है कि घर के काम में व्यस्त रहेंगी तो वो राजनीति संबंधी जो भी कार्य हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन या अपने अभ्यास पर्सन होंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो हमने बात कर ली कि वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही चल रही थी और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी? 1885 में। तभी से मांग चल रही है और अलग अलग समय पे इसके लिए मांग उठाई गई और अंततः हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी राजनीतिक भागीदारी निभा सके, अपने वोट का उपयोग कर सके, अपने विचारों का देश के कानून निर्माण में योगदान दे सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद की आवश्यकता क्यों है।
तो मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सेगमेंट में। तब तक आपको समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।